Let us begin with the last part of the General Clause Act 1897. अभी तक तो आपको ये तो चीज समझ में आई है, ये पूरा एक्ट पढ़ने के टाइम पे ये एक्ट क्या करने का काम करता है. अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो दिस इज टू बी ट्रीटेड एज ओनियन इन द ग्रेवी. किसी भी ग्रेवी में ऐड कर लो सब्जी बन जाएगी. या फिर लॉ की लैंग्वेज में बोलूं तो ये एक्टों का एक्ट है. या फिर आपके सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में बोलूं ये एक्ट फिल इन द ब्लैंक्स करने का काम करता है. चलिए जी, तो यहां पे हमने पिछले 2 सेशन में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें देखी थी. अभी यहां पे हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 14 टू सेक्शन नंबर 30. ऑलमोस्ट हमें कवर करने हैं 16 सेक्शंस. तो ये सारे 16 सेक्शन में हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जो पढ़ने के बाद आपको शायद ये फीलिंग आ सकता है, सर क्या ये सच में पढ़ने की जरूरत थी. यानी कि आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं आप उसी तरह से फंक्शन करते हो. सर ये आप क्या बोल रहे हो, ये देखिएगा, ये पूरा सेशन अटेंड कीजिएगा. इसके बाद में ही व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा. एंड में कंक्लूजन आपको यही मिलेगा, सर ये ऑलमोस्ट 90% चीजें तो हमें पता थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हमें पढ़ना है, डिटेल में ही पढ़ना है. चलिए जी, लेट अस बिगिन विद द सेक्शन नंबर 14. सो ये जो सेक्शन नंबर 14 टू सेक्शन नंबर 19 है ना, ये बात करता है पावर एंड फंक्शनरीज के बारे में. पावर एंड फंक्शनरीज नॉट एसोसिएटेड विद द जनरल क्लॉज एक्ट, दीज आर द ओनियंस. इसका मतलब क्या है, जो भी रिस्पेक्टिव लेजिस्लेशन या फिर लॉज आएंगे उसमें जब कहीं भी पावर, फंक्शंस ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसको हम किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, इसके बारे में ये सेक्शन की सीरीज जानकारी देती है. चलिए जी, लेट अस बिगिन विद सेक्शन नंबर 14, दैट इज पावर कन्फर्ड टू एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम. चलिए जी, ये पूरा सेशन हम पहले एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करेंगे, उसके बाद में मैं आपको सेक्शन समझाऊंगा. तो आपको पता ही है, जैसे कि आपके कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट 2013 में हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था स्मॉल कंपनी का. तो वहां पे स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में कुछ लिमिट्स प्रिस्क्राइब की गई थी एंड वहां पे हमें एक वर्डिंग मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब लिमिट्स फॉर स्मॉल कंपनी टाइम टू टाइम. मतलब वो 50 करोड़ एंड 100 करोड़ का तो लिमिट दिया ही था, उसके बावजूद फ्रॉम टाइम टू टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किया जाएगा, ये वर्डिंग इस्तेमाल हुआ था. वो वर्डिंग क्या था, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम. तो चलो देखते हैं उसका मतलब क्या है. बहुत ही इजी वाला सेक्शन है. तो यहां पे देखिएगा, किसी भी एक्ट या फिर रेगुलेशन में वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट regulations made after the commencement of this act मतलब हमेशा क्या होगा, 1897 वाला जनरल क्लॉज एक्ट. ये एक्ट आने के बाद में कोई भी अगर लॉ बना है, एनी पावर इज, इफ एनी पावर इज कन्फर्ड, मतलब किसी भी एक अथॉरिटी को एक पावर दी गई है. किस चीज की पावर, unless a different intention appears, that power may be exercised from time to time as occasion requires. तो पावर दी गई है किस चीज की, टाइम टू टाइम की. मतलब क्या, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कंपनीज एक्ट ने कि टाइम टू टाइम वो स्मॉल कंपनी का लिमिट चेंज करवा सकते हैं. तो वहां पे एज ओकेजन रिक्वायर्स, सो डिपेंडिंग अपॉन द ओकेजन सेंट्रल गवर्नमेंट विल यूटिलाइज दिस दैट पावर. सो रिसेंटली इन द ईयर 2019, जो पहले 2013 में आया था सेक्शन, उसको चेंज करके वहां पे उन्होंने अमेंडमेंट कर दी यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन. तो वहां पे टाइम टू टाइम यही वर्डिंग इस्तेमाल किया गया था. अगर आपको देखना है तो ये सेक्शन देख सकते हो. So section 2 subsection 85 defines a small company as means a company other than a public company which paid up share capital which does not exceed 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed time to time. तो यहां पे ये पावर किसको दिया गया है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर को इस्तेमाल कर सकता है. सर हमें ये पढ़ने की जरूरत थी, हमें तो ये चीज ऑलरेडी पता थी. यस आई नो, लेकिन ये देखो, दिस इज द लीगल बैकिंग ऑफ दैट वर्ड टाइम टू टाइम. तो टाइम टू टाइम वाला इस्तेमाल कब करना है, व्हेन दैट ओकेजन रिक्वायर्स. सर ये ओकेजन रिक्वायर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा, वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी. जैसे कंपनीज एक्ट ने किसको अथॉरिटी दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि कौन सा मिनिस्ट्री आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. चलिए जी, ये तो बहुत ही सिंपल था. अभी उसके बाद एंड ये सेक्शन एज वेल एज 1887 यानी कि वो जो पहले वाला जो जनरल क्लॉज एक्ट था उसके एंड 97 के बीच में अगर कोई लेजिस्लेशन पास हुआ है तो वहां पे भी ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा. इतना ही है. चलो जी, नेक्स्ट वाला सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 1515, पावर टू अपॉइंट.
पहले हमने देखा पावर टू प्रिस्क्राइब टाइम टू टाइम, अभी हम देख रहे हैं पावर टू अपॉइंट। अभी अपॉइंट किस चीज को करते हैं? एक व्यक्ति को करते हैं। टू इंक्लूड अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। सर एक्स ऑफिशियो मतलब क्या? देखिए जी, मान लीजिएगा मेरे कंपनी में अगर मैं एक डेजिग्नेशन क्रिएट करता हूं, दैट इज अकाउंट्स ऑफिसर, तो अकाउंट्स ऑफिसर इज अ डेजिग्नेशन, उसी को बोला जाता है एक्स ऑफिशियो। या फिर दूसरा एग्जांपल, चेयरमैन को अपॉइंट करना है, डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करना है, ये सारे क्या है? ये डेजिग्नेशन से। उस डेजिग्नेशन, वो चेयर पे कोई व्यक्ति आएगा, बैठेगा, उसका काम करेगा, कभी वो रिटायर होगा। जैसे कि ऑडिटर के सिनारियो में, जो आपको रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला कॉन्सेप्ट पता है, अगर वो सिंगल फर्म होगा तो 5 साल के बाद रोटेशन अगर अप्लाई है तो वो रिटायर होता है। सो पुराना ऑफिस छोड़ेगा, नया उसके जगह पे आएगा, उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। सर ये एक्स ऑफिशियो मतलब क्या? इट इज द लैटिन वर्ड बाय वर्च्यूज ऑफ वंस पोजीशन और ऑफिस। सो दिस इज नथिंग बट अ डेजिग्नेशन। यहां पे आइदर पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो या फिर एक व्यक्ति को किसी डेजिग्नेशन के ऊपर अपॉइंट कर रहे हो। सो दोनों भी चीजें कवर हो जाएगी। सो वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन अ पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन to fill any office or execute any function conferred. So either appointment of new person, मतलब एक नए व्यक्ति को ही लाना है, या फिर एक ऑलरेडी डेजिग्नेशन क्रिएट था, उस डेजिग्नेशन का इंसान रिटायर हो गया, या फिर उसको निकाल दिया, उसकी जगह नया, यानी कि दैट वैकेंट पोजीशन। ये दोनों भी सिचुएशन में सेक्शन 15 विल बी एप्लीकेबल। देन अनलेस इट इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, any such appointment may be made either by name of that person या फिर virtue of office। जैसे कि चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हम बोलते हैं ना, तो वहां पे क्या करते हैं हम? वर्च्यू ऑफ ऑफिस, दैट इज डेजिग्नेशन इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, बाद में स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दूंगा आपको। सो देखो, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आरओसी और कंपनी, अलग अलग अथॉरिटीज हो सकती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ कैग, उसको पावर दिया जाता है ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए, या फिर नॉर्मल कंपनी है तो वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट ऑडिटर, या फिर नॉर्मल कंपनी इट हैज अ पावर टू अपॉइंट डायरेक्टर। अलग अलग पोजीशंस हो सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा, पावर टू अपॉइंट ऑडिटर, डायरेक्टर, ऑफिशियल लिक्विडेटर भी हो सकता है, ये सीए फाइनल का पार्ट है। तो इस प्रकार से ये पावर टू अपॉइंट मतलब क्या? पावर टू अपॉइंट आइदर दैट पर्सन इटसेल्फ या फिर एक्स ऑफिशियो, यानी कि वो डेजिग्नेशन। ये है इसका सिंपल मीनिंग। तो ये भी चीजें आपको ऑलरेडी पता थी ऐसे एज सच। सो यहां पे देखो, जब कभी भी हम किसी भी कंपनीज एक्ट में या फिर सेबी में, कंपटीशन एक्ट में, सरफेसी, सिक्रा, बहुत सारे एक्ट है आपके सिलेबस में सीए फाइनल तक, जहां पे भी, या इवन इनकम टैक्स में, तो जहां पे भी आप देखते हो पावर टू अपॉइंट, तो उसका लीगल बैकअप कहां से आ रहा है? फ्रॉम सेक्शन 15। तो ये सिचुएशन को पावर टू अपॉइंट इस वर्ड को फिर से एक बार कंपनीज एक्ट में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। उसका मीनिंग कहां से उठाना है? ये ओनियन उठाओ, काम खत्म हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट वाला सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 16 पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। इसका मतलब क्या है? जो लाएगा वो निकाल भी सकता है, जो ला सकता है, जैसे कि कंपनी डायरेक्टर को ला सकता है तो कंपनी डायरेक्टर को निकाल भी सकता है। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, वैसे उसको निकाल भी सकते हैं। सर लेकिन उसमें तो बहुत डिटेल में प्रोविजन देखनी पड़ती है। वेट, वो भी इसी सिचुएशन में कवर हो जाएगा। देखिए द अथॉरिटी फॉर टाइम बीइंग, मतलब एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल मानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसकी अपॉइंटमेंट करने वाले हैं? ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट करने वाले। द अथॉरिटी फॉर टाइम बीइंग हैविंग पावर टू मेक द अपॉइंटमेंट, किसको अपॉइंटमेंट करना है? ऑडिटर का। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अथॉरिटी दिया गया है ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए। शैल ऑल्सो हैव द पावर, जिसके पास अपॉइंट करने का पावर है उसको निकालने का भी पावर मिलेगा। टू सस्पेंड, डिसमिस एनी पर्सन अपॉइंटेड, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑडिटर, वेदर बाय इटसेल्फ, खुद होके, या फिर एनी अदर अथॉरिटी। सर इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर रिमूव करना है तो वहां पे लंबी चौड़ी प्रोसेस दी है, जैसे कि जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है। सो यहां पे एनी अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग दैट पावर, तो वहां पे वो लोग भी इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब सिर्फ जो जिसने लाया है वो निकाल पाएगा क्या? नहीं, उसके साथ साथ किसी और को ये पावर दिया गया है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। तो यहां पे देखो, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको निकाल सकता है
बट आफ्टर कंडीशंस फुलफिल्ड। इसका मतलब क्या है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने हिसाब से नहीं निकाल सकते, मन में आया ऑडिटर को निकाल दिया, नहीं भाई, कंपनीज एक्ट में और डिटेल में प्रोसेस दिया है, उस प्रोसेस को भी फॉलो करो। यानी कि यहां पे इन एक्सरसाइज एनी अदर ऑथोरिटी मतलब कौन आएगा, जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करवाना पड़ता है। सो ये भी सिंपल था। उसके बाद में अभी हमने दो सेक्शन देखे, एक था लाने का, अपॉइंट करने का, एक था डिसमिस करने का। तो ये जनरल सेक्शन वाले सारे हम देख रहे हैं। अभी देखते हैं सेक्शन नंबर 17, दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। सर सबसे पहले ये समझाइए कि फंक्शनरीज मतलब क्या है। चलो एग्जाम्पल के मार्फत समझते। यहां पे देखो मैंने कुछ फंक्शनरीज बोले हैं एंड उनके फंक्शंस बोले हैं। तो यहां पे देखिएगा, जैसे कि डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, दिस इज अ फंक्शनरी, दिस इज अ प्लेस ऑफ फंक्शनरी। सर फंक्शन क्या करते, बीइंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, मैनेजमेंट का बराबर। डायरेक्टर का काम क्या होता है, सिर्फ देखना नहीं भाई, मैनेज कर कंपनी को। या फिर दूसरा एग्जांपल, चेयरमैन ऑफ मीटिंग, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। हमने देखा था कि जनरल मीटिंग में एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है जिसका नाम होता है चेयरमैन। सर ये काम क्या करता है, कंडक्ट मीटिंग करना, अच्छे प्रकार से हो रहा है क्या अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, प्रॉक्सी है तो वो सारी चीजें देखना, रेजोल्यूशंस पास सही ढंग से हुए क्या वो देखना। तो ये सारी फंक्शंस है एंड वो फंक्शनरी कौन है, चेयरमैन ऑफ मीटिंग। तो चलो, ये फंक्शन किसी पर्सन का नहीं है, ये उस चेयर का है, कुर्सी का है। हम बोलते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर इज अ कुर्सी, इट इज अ चेयर। उस राजगद्दी के ऊपर जो बैठेगा उसके पास सारी पावर आ जाएगी। अभी फिलहाल मोदी जी सर के पास वो पावर है, मोदी जी के बाद में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसके पास वो पावर शिफ्ट हो जाएगी, बराबर। तो ये उस व्यक्ति की पावर नहीं है, ये उस डेजिग्नेशन की पावर है। द फंक्शनर इज परफॉर्म्ड बाय द फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय दैट फंक्शनरीज। एक गया दूसरा आया, दूसरे के ऊपर भी वही लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सारे स्क्रीनशॉट निकालने के लिए बाद में टाइम देता हूं। एक गया दूसरा आया, लेकिन दूसरे के ऊपर भी वही चीज एप्लीकेबल हो जाएगी जो पहले इंसान के ऊपर एप्लीकेबल था। तो ये किसी पर्सन के बारे में नहीं है, ये उस पोस्ट के बारे में, ये उस फंक्शनरीज के बारे में है। तो यहां पे देखिएगा, इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब क्या, 1897 के बाद में बनाए गए कोई भी एक्ट, it shall be sufficient for the purpose of indicating the application of law to every person or number of persons for the time being executing functions of an office। इसका मतलब क्या है, मान लेते कंपनी में पहले मिस्टर ए वॉज द चेयरमैन, तो चेयरमैन की ड्यूटीज आर डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट, सो मिस्टर ए हैज टू फॉलो दोज ड्यूटीज। बट उसके बदले में बाद में नया अगर कोई आया है तो बाद में अलग उस व्यक्ति के लिए अलग से सेक्शन बनाने की जरूरत है क्या, नहीं, ऑलरेडी चेयरमैन की ड्यूटीज आर डिफाइंड। तो यहां पे इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू एवरी पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन। मल्टीपल डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं ना, एक डायरेक्टर के ड्यूटीज दिए हैं तो अलग अलग, सपोज आपके कंपनी में 10 डायरेक्टर्स है, सभी के ड्यूटीज देने की जरूरत है क्या, नहीं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो वहां पे सभी लोगों के ऊपर फॉर द टाइम बिंग एग्जीक्यूटिंग फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस टू मेंशन ऑफिशियल टाइटल ऑफ ऑफिसर एट द प्रेजेंट एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन, ऑफिसर बाय हुम द फंक्शंस आर कॉमनली एग्जीक्यूटेड। तो वहां पे ये सफिशिएंट हो जाएगा। आपने फंक्शनरीज के फंक्शन बता दिए, इट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट। अलग से फिर से एक बार व्यक्तियों के फंक्शन बताने की जरूरत नहीं है, उस फंक्शनरी, उस पोस्ट, उस चेयर की ड्यूटीज बताइएगा, इट इज मोर देन सफिशिएंट। सर ये भी हमको पता था, सिंपल ही है भैया, जनरल क्लॉज एक्ट बहुत सिंपल है। चलो जी, एंड ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है अगर कोई जनरल क्लॉज एक्ट 1868 एंड 1887 के बीच में अगर कोई कायदा कानून पास हुआ है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल, एज वेल एज 1887 से लेके 1897 पास हुआ है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल, एंड ऑनवर्ड्स तो ऑब्वियसली है ही। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट, अभी उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, अभी उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। इट टॉक्स अबाउट सक्सेसर। सर ये सक्सेसर मतलब वारिस है क्या, मतलब मैं जाने के बाद मेरा बेटा, नहीं, ये है लीगल सक्सेसर। ये कौन सा है भैया, लीगल सक्सेसर। ये बेटा नहीं है, ये लीगल पोजीशन का वारिस है।
सर जैसे कि अभी जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के कौन थे, मिस्टर अमित शाह, ये पहले के वो उस पोजीशन को होल्ड कर रहे थे। अभी है क्या, अभी उनका बेटा आया है क्या? नहीं, अभी आया है जेपी नड्डा। अभी सोनिया गांधी ये प्रेसिडेंट है, उनके बाद में शायद राहुल गांधी और या फिर प्रियंका गांधी आएगी या फिर कोई और भी आ सकता है। सो वहां पे वो कुछ किसी पोजीशन को होल्ड कर रहे, हु इज गोइंग टू बी द सक्सेसर, उसके बारे में अभी बात करेंगे। यहाँ पे लीगल सक्सेसर है, यहाँ पे बेटे के बारे में बात नहीं की गई है। इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ लॉ टू द सक्सेसर ऑफ एनी फंक्शनरीज, अलग अलग फंक्शनरीज उसके पोस्ट के सक्सेसर्स, या फिर कॉर्पोरेशंस हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। जैसे कि कंपनी के सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, कंपनी के सिचुएशन में कंपनी इज रन बाय द डायरेक्टर्स, सो एमडी के जगह नया एमडी आएगा, बराबर। या फिर फंक्शनरीज में क्या एग्जांपल ले सकते हैं, पुराने ऑडिटर गए नए ऑडिटर आए, टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन टू द फंक्शनरीज और द कॉर्पोरेशंस। तो यहां पे देखिएगा ये एक्ट, ये सेक्शन सिंपली ये बात कहता है, देखो मैंने एग्जांपल लिख के दिया है। मिस्टर ए पहले एमडी 1 था, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नंबर 1, वो गया, उसका सक्सेसर आया। ये सेक्शन क्या बोलता है, जनरल क्लॉज एक्ट, ये सेक्शन नंबर क्या बोलता है 17, कि सारी चीजें जो पहले फंक्शनरीज के ऊपर थी वो सक्सेसर को एप्लीकेबल हो जाएगी। मिस्टर बी के जगह मिस्टर सी आया, उसके ऊपर एप्लीकेबल। मिस्टर सी के जगह मिस्टर डी आया, उसके ऊपर एप्लीकेबल। उसकी जगह ई आया, उसकी जगह एफ आया। सो फाइनली अभी ये सारा उसका लास्ट वाला सक्सेसर कौन है, मिस्टर एफ, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर नंबर 6, उसके ऊपर ये सारे लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे। एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द एक्ट्स पास्ड इन बिटवीन 68 से लेके 87 एंड 87 से लेके 97 ऑनवर्ड्स तो है ही। चलो जी नेक्स्ट वाला सेक्शन, ये तो बहुत ही सिंपल है, ऑफिशियल चीफ्स एंड सबऑर्डिनेट्स। चलो जी एक एग्जांपल, पहले एग्जांपल बाद में सेक्शन। सो मान लेते हैं जैसे कि हमने बहुत सारे जगहों पे देखा है कंपनीज एक्ट में ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। सर ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्या होता है? मान लीजिएगा कंपनी का फिनेंस डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज व्यक्ति, एक चार्ज दिया गया है, मैनेजर ऑफ फिनेंस या फिर ऑफिसर इंचार्ज या फिर चीफ और सुपीरियर, नाम कुछ भी होने दो। मान लेते हैं उसका नाम है मिस्टर ए। अभी मिस्टर ए वेंट ऑन अ वेकेशन, मान लीजिएगा उसको कैंसर हो गया, उसको 4 महीने की ट्रीटमेंट लेनी है, इसलिए उसने कंपनी से छुट्टी ले ली, ही इज ऑन वेकेशन। एंड उसकी पोस्ट में आइदर उसके लेवल का दूसरा व्यक्ति, जिसको बोलते हैं डेप्यूटेशन, मेरे जगह पे मेरे इक्वल लेवल का दूसरा व्यक्ति एडिशनल चार्ज अगर संभालता है, जैसे कि ऑफिसर ऑफ फाइनेंस है एंड ऑफिसर ऑफ मार्केटिंग है, ऑफिसर ऑफ फाइनेंस छुट्टी पे चला गया, लेकिन उसी के इक्विवेलेंट व्यक्ति ऑफिसर ऑफ मार्केटिंग को एडिशनल चार्ज दिया जाता है, इसको बोलते हैं डेप्यूटेशन। या फिर जो जूनियर था मेरा, मैं जाने के बाद, मुझे कैंसर हुआ, मैं 4 महीने ट्रीटमेंट के लिए गया, मेरे जाने के बाद मेरा जो जूनियर था उसको एडिशनल चार्ज दिया गया मेरे पोस्ट का। सो जो कोई भी व्यक्ति, कॉमन सेंस अप्लाई करो यार, जो कोई भी व्यक्ति मेरे जगह पे आके काम करेगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे अप्लाई होंगे वो उसी को अप्लाई होंगे। सर इसका मतलब क्या है? मान लीजिएगा कंपनी फेल्स टू फाइल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी within 90 days from the date of that annual general meeting, sorry 30 days, उसके अंदर फाइल करना पड़ता है। अगर नहीं किया देन ऑफिसर डिफॉल्ट विल बी पनिशेबल। सो मेरे जगह पे मैं नहीं था, मैं वेकेशन पे चला गया था, मेरे जगह पे जूनियर अकाउंटेंट आया था, तो उसको फाइन भरना पड़ेगा। तो यहां पे यू कैनॉट, यहां पे देखो मैंने एक लाइन कही है सिंपल इंग्लिश में, यू कैनॉट यूज योर बॉस का प्रोटेक्शन। मैं तो नहीं था, ये तो मेरा बॉस का प्लेस था, मुझे पनिश मत करो, मेरे बॉस को पनिश करो, ऐसे नहीं होगा। आप उस डेजिग्नेशन में थे ना, तो आपके ऊपर सारे राइट्स भी मिलेंगे, लाइबिलिटीज भी मिलेंगी, दोनों। सो चलो देखते, अ लॉ रिलेशन टू द चीफ और सुपीरियर ऑफ एन ऑफिस शैल अप्लाई टू deputies or subordinates lawfully performing the duties of that office in the place of superior,
टू प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द सुपेरियर, जो मेरे जगह पे आप काम करेगा, इधर इक्विवेलेंट है या फिर जूनियर आ गया है मेरे पोस्ट पे, जो मुझे अप्लाई था वही चीजें उसको अप्लाई होगी। सर मतलब सैलरी भी उसको मेरे जितना मिलेगा? नहीं बेटा, वो सैलरी डिसाइड करने का काम कंपनी का इंटरनल मामला है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्यूटीज, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। समझ में आया क्या? तो यहां पे आई होप ये समझ में आया होगा आपको। मिस्टर ए वेंट ऑन वेकेशन, मिस्टर बी डेप्यूटेड इन हिज प्लेस, हेंस ऑल द लॉज एप्लीकेबल टू ए दे विल बी एप्लीकेबल टू बी। चलो जी, अभी आते हैं एक बहुत ही इजी वाले सेक्शन के ऊपर। सारा डिस्कशन इजी होगा, ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो यहां पे अभी प्रोविजंस एज टू ऑर्डर्स, रूल्स, नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट्स, इसके बारे में बहुत सारा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ऑर्डर आया, वाइड नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो, अमेंडमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो, सर्क्यूलर वाइड नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो, ये सारी चीजों के ऊपर सेक्शन नंबर 20 से लेके सेक्शन नंबर 24 में हम अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर्स एक्सेट्रा, मतलब क्या? ऑर्डर, नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट्स, वो सारी चीजें आ जाएगी। रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर, ऑर्डर्स, स्कीम्स, वो सारी चीजें आ जाएगी। इशूड अंडर एनैक्टमेंट्स, किसी भी एक्ट के अंडर कोई भी रूल, अमेंडमेंट, नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर को लाया गया है, पास किया गया है, तो देखते हैं होगा क्या। सो सेक्शन नंबर 20 बहुत ही सिंपल बात करता है, बहुत ही सिंपल। ऑर्डर, रूल्स, स्कीम्स, बायलॉज, देखो आंसर आपकी स्क्रीन पे, विल टेक इट्स कलर फ्रॉम द रिलेटेड एक्ट। सर इसका एग्जाम्पल दो, बेहतरीन एग्जाम्पल है ये देखो जी, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। मैं यहां पे मैक्सिमम एग्जांपल्स आपके सिलेबस से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट आपको डायरेक्टली दिमाग में जाए सारी चीजें। बाद में ये मत बोलना मैं ओनियन के एग्जांपल दिए, ओनियन तो समझने का कॉन्सेप्ट था, हर एक सेक्शन में मैंने आपको टेक्निकल भी एग्जाम्पल दिए, अगर आपका ध्यान है तो। सो देखो जी, ओरिजिनल सेक्शन क्या बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर का, कि अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो एप्लीकेबल, या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है देन मोर देन 50 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर 200 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग 100 करोड़, एंड वो डिपॉजिट 25 करोड़। दिस इज द ओरिजिनल सेक्शन। एंड प्राइवेट कंपनी के लिए मोर देन टर्नओवर 200 करोड़ एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 100 करोड़। ये है आपका ओरिजिनल सेक्शन। अभी मान लीजिएगा मुझे उसमें अमेंडमेंट करना है, मैं कौन हूं? सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी मैंने इसमें अमेंडमेंट कर लिया, मान लीजिएगा इन केस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल मुझे उठाना है 100 करोड़। तो यहां पे ओरिजिनली कितना दर है? 50 करोड़। अभी मैं उसको अमेंड कर रहा हूं, वाइड ऑर्डर नंबर XYZ सो एंड सो, डेटेड 25 जनवरी 2022। ये ऑफिशियल गैजेट के द्वारा नोटिफाई करने जा रहा हूं इस लिमिट को। चलो जी, तो यहां पे ये सेक्शन क्या बोलता है, अगर किसी भी एक्ट में किसी भी प्रोविजन को आप सर्कुलर, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, इसके द्वारा अगर चेंज कर रहे हो, देन ये चेंज किए गए का मीनिंग यहां से उठाना है। सर इसका मतलब देखो जी, अभी इसके बाद अमेंडमेंट आने के बाद अगर मुझे कोई पूछेगा सर पेड अप शेयर कैपिटल मतलब क्या, उसमें क्या आएगा, उसमें क्या नहीं आएगा, अरे गधे, जो यहां पे पेड अप शेयर कैपिटल ले रहा था ना तू, उसके कैलकुलेशन में पेड अप शेयर कैपिटल, एंटायर शेयर कैपिटल नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल कंसिस्ट इक्विटी शेयर्स, जो पेड अप वैल्यू आया है, प्रेफरेंस नहीं आएगा उसमें। तो ऐसे जो भी डेफिनेशन दिया गया है ऑलरेडी, उसी को इस्तेमाल करना है। टेक द कलर ऑफ द ओरिजिनल एक्ट, जो पहले प्रोविजन में मीनिंग निकल रहा था उसी मीनिंग को कंटिन्यू रखना। कौन सी चीज चेंज हो जाएगी? 100 करोड़ चेंज हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 50 करोड़। सो व्हाट इज पेड अप शेयर कैपिटल? टेक कलर फ्रॉम द एक्ट। सिंपल मीनिंग है, कुछ भी इसमें मतलब यहां पे एम्बिग्विटी छोड़ा ही नहीं है। अगर कोई अलग से दिमाग लगाने की कोशिश करता है, सर नोटिफिकेशन लाया, अमेंडमेंट लाया, लेकिन मैं ये पेड अप शेयर कैपिटल को फिर से डिफाइन क्यों नहीं किया? अरे गधे, जो चीज ऑलरेडी डिफाइन की गई है उसको काय को तू डेफिनेशन मांग रहा है फिर से एक बार? नहीं मिलेगी डेफिनेशन अलग से। टेक द कलर फ्रॉम द ओरिजिनल एक्ट। चलो, तो यहां पे पढ़ते हैं सेक्शन को। वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन अ पावर टू इशू नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल, bylaws unless there is any repugnant in the subject context or
मतलब अमेंडमेंट के द्वारा अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी जा रही है चीज तो फिर कलर मत लो, तो वहां से वो स्पेसिफिक प्रोविजन के ऊपर ध्यान दो। लेकिन अगर कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, सीधा सीधा लफ्जों में प्लेन अमेंडमेंट किया गया है, the expressions used in the notification shall have same respective meaning in the act or regulation conferring power। सिंपल है ये, इसका मीनिंग कहां से उठाना, ओरिजिनल एक्ट से उठाना, टेक कलर फ्रॉम द ओरिजिनल एक्ट। सो ये था अपना सिंपल सेक्शन 20। अभी जाते हैं सेक्शन नंबर 21। सो पावर टू इशू, जब कभी भी बोला जाता है कि किसी भी अथॉरिटी को पावर टू इशू है तो इसका मतलब क्या होता है, इट शैल इंक्लूड पावर टू ऐड, अमेंड, वेरी, रीसाइंड। ऐड मतलब एडिशन करना, अमेंड मतलब चेंज करना, वेरी मतलब भी चेंज, अमेंड मतलब टोटली निकाल के नया लाना, वेरी मतलब कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करना, एंड रीसाइंड मतलब कैंसल आउट करना। सो जिस भी लाइन में ये कहा जाता है पावर टू इशू, सो दैट पावर टू इशू ऑल्सो इंक्लूड्स एडिशन, डिलीशन, वेरिएशन, सारी चीजें। सो यहां पे देखिएगा एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू प्रिस्क्राइब। ये बहुत जगहों पे हम देखते हैं, हम कंपनीज एक्ट में बहुत जगहों पे देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू प्रिस्क्राइब रूल्स इन दिस रिगार्ड। मेन ऊपर एक सेक्शन दिया जाता है, उसके नीचे एक लाइन ऐड की जाती है कि फॉर दिस पर्टिकुलर सिनारियो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू प्रिस्क्राइब रूल्स। तो उसका मतलब क्या होगा, वहां पे वो अगर पावर टू इशू दिया गया है, जिस अथॉरिटी को पावर बनाने का दिया गया है ओरिजिनली, उसी को ऐड, अमेंड, वेरी, रिसाइंड करने का भी पावर दिया है। इन अ लाइक मैनर मतलब क्या, जैसे उसको लाने के लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ा था ना, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको चेंज करने के लिए भी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सर वो प्रोसेस क्या है, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एंड लॉजिकल प्रोसेस है, 5 पॉइंट्स आएंगे उसमें, सिंपल प्रोसेस है, देखते हैं। सो जैसे इशू करने के लिए किया था वैसे ही ऐड करने के लिए, चेंज करने के लिए, रिसाइंड करने के लिए भी आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। चलो जी, यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा, अभी उसका एक सेक्शन मैंने जंप किया है, वापस में बीच वाला सेक्शन दिखाऊंगा। सो सेक्शन 23 इट टॉक्स अबाउट एग्जैक्टली ये नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें जब आती है, प्रोविजंस एप्लीकेबल ऑफ मेकिंग रूल्स बाय लॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। ये जब कभी भी रूल, नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट, बाय लॉज आते हैं ना, वो आने के पहले बिहाइंड द सीन क्या होना चाहिए। बहुत ही लॉजिकल है, मैंने 5 पॉइंट्स में पूरा यहां पे शॉर्टकट में दिया है, मेन नोट्स में डिटेल में है, यहां पे शॉर्टकट में। सो इशू करने से पहले ये दिमाग में रखना, क्या दिमाग में रखना, ये 5 चीजें फॉलो करना। सर कौन सी चीज, सबसे पहले जो नोटिफाई करना है, जो अमेंडमेंट लाना है, जो रूल नया बनाना है, जिस चीज को बायलॉ करना है, बायलॉ बनाने हैं, तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट बनाइएगा। मतलब आप क्या नया चीज लाने वाले हो, जैसे कि हमने वो देखा 25 करोड़ का 50 करोड़ करना था लिमिट। सबसे पहले ड्राफ्ट बनाइएगा, उसमें वो सारा जो भी लीगल ड्राफ्टिंग है वो कीजिएगा। उसके बाद में मैनर ऑफ ड्राफ्ट, यहां पे देखिएगा, सबसे पहले द अथॉरिटी हैविंग पावर्स टू मेक रूल्स शैल पब्लिश अ ड्राफ्ट एंड द प्रपोज रूल्स बायलॉज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन्स लाइकली टू अफेक्ट। ये अमेंडमेंट आने की वजह से ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ट्रिब्यूनल है, उसके पास बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया लोगों के लिए अगर आप ला रहे हो तो उसके लिए भी आप ये ड्राफ्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, उनके हिसाब से बनाना पड़ेगा। उस ड्राफ्ट को पब्लिकेशन टू बी मेड इन सच अ मैनर अथॉरिटी डीम्स टू बी सफिशिएंट। इसका मतलब क्या, जो ड्राफ्ट बनाने वाली अथॉरिटी है उसको डिस्क्रिशन दिया गया है, वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन दिमाग में क्या रखना पड़ेगा, जिसके लिए अमेंडमेंट लाया है उन लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। चलो जी, मैंने ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट बनाने के टाइम पे मैंने दिमाग में भी रखा, अभी ये ड्राफ्ट को क्या मतलब जेब में डाल के घूमूंगा क्या, नहीं, इसको नोटिस करना पड़ेगा, मतलब क्या, उनको सेंड भी करना पड़ेगा। पब्लिश विथ अ ड्राफ्ट
अ नोटिस स्पेसिफाइंग अ डेट या अमेंडमेंट गवर्नमेंट इस दिन से लाने की लाएगा। मान लेते हैं 2 महीने के बाद जो 30 अप्रैल आ रहा है उस दिन ये अमेंडमेंट आ जाएगा, तो वहां पे नोटिस में डेट भी मेंशन करना पड़ेगा कि मैं गवर्नमेंट हूं, मैं एज अ गवर्नमेंट आई एम गोइंग टू अमेंड दिस सेक्शन। वो अमेंडमेंट का सेक्शन का ड्राफ्ट मैंने बनाया मेरे हिसाब से, कंसीडरिंग उसके स्टेक होल्डर्स, एंड ये अमेंडमेंट लाऊंगा कब उसका भी मैंने डेट वहां पे मेंशन कर दिया। ओके अभी यहां पे जो स्टेक होल्डर्स थे ना, उनको अगर पेट में दुखा, उनको अगर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, ये अमेंडमेंट लाया अगर उनकी बैंड बजने वाली है, यानी कि अग्रीव्ड, कंसिडर एनी ऑब्जेक्शन और सजेशंस रिसीव्ड, तो यहां पे द अथॉरिटी हैविंग पावर टू मेक रूल्स बायलॉज वेयर सच रूल्स बायलॉज आर टू बी मेड द सैंक्शन अप्रूवल और कॉन्करेंस ऑफ अनदर अथॉरिटी देन अप्रूविंग अथॉरिटी शाल कंसिडर। ये कभी कभी क्या होते, मान लेते कंपनीज एक्ट कुछ नोटिफाई करना चाह रही है, एंड कंपनीज एक्ट के रिलेटेड आरबीआई भी आता है, सेबी भी आता है, कंपटीशन एक्ट भी आता है। सो कंपनीज एक्ट के किसी प्रोविजन में अगर अमेंडमेंट लाए हैं तो उसकी वजह से शायद सेबी का एक्ट हिल जाएगा, ऐसे होता है, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस होती है। सो वहां पे अगर सेबी बोल रहा है कि अरे आपने अमेंडमेंट लाया तो हमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, यानी कि उन्होंने सजेशन दिया या फिर उन्होंने उनका प्रॉब्लम बताया, तो उनको भी कंसिडर करो, इतना ही बोला, कंसिडर देयर प्रॉब्लम्स। सच ऑब्जेक्शंस मे बी रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू द ड्राफ्ट बिफोर द डेट सो स्पेसिफाइड। अमेंडमेंट आने के बाद तो सजेशन लेके कुछ फायदा नहीं है ना, ये सारे सजेशन कब आने चाहिए, उस नोटिस में जो डेट दिया है उसके पहले, बराबर। तो यहां पे ये जो 5 लास्ट वाली चीज, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द रूल्स इन द ऑफिशियल गैजेट इट इज टू बी इन्फर्ड दैट द प्रोसीजर फॉर मेकिंग द रूल्स हैव बीन फॉलोड। तो यहां पे ये सारी चीजें होने के बाद जिस टाइम पे ऑफिशियल गैजेट में ये पब्लिश होगा उसी टाइम पे माना जाएगा कि दैट पर्टिकुलर सेक्शन हैज बीन अमेंडेड या फिर न्यू रूल हैज बीन लॉन्च्ड, बराबर। तो यहां पे देखिएगा टोटल 5 चीजें हमने देखी। सबसे पहले ये रूल, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, स्कीम, अमेंडमेंट जो आप लाने की कोशिश कर रहे हो उसका ड्राफ्ट बनाइएगा। ड्राफ्ट कौन बनाएगा, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, उसको पावर दिया गया है क्या, यस, डिस्क्रिशन है उसके पास, उसके हिसाब से वो बना सकता है। उसको बनाने के टाइम पे उसको मैनर दिया है, ड्राफ्ट बनाना है एंड नोटिस देना है वो सारे रिलेटेड स्टेक होल्डर्स को जो कि पर्सन कंसर्न्ड विद दोज अमेंडमेंट्स है, एंड उसके बाद अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन कुछ दिया उसको कंसिडर करो, एंड फाइनली ऑफिशियल गैजेट में इसको पब्लिश करो। करेक्ट है। तो ये प्रोसेस फॉलो करो तो आप क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। क्या क्या इशू कर सकते हो, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर, अमेंडमेंट, सारी चीजें। चलो, तो ये दोनों सेक्शन हमने लिंक करके पढ़े, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 23। तो अभी पढ़ते हैं एक छोटू सा सेक्शन, पहले स्टोरी दिखाता हूं उसके बाद में आंसर दूंगा उसका। तो मान लेते हैं हुआ क्या है, एक नया एक्ट आने वाला है, एक नया एक्ट आने वाला है, वो पास हो गया, मतलब प्रेसिडेंट सर ने असेंट दे दिया 1 अप्रैल 2013, उस दिन एक्ट पास हो गया है। लेकिन उस एक्ट में यह लिखा गया है कि इट शैल बी कमेंस्ड फॉर एग्जांपल फ्रॉम 1 जुलाई 2013। तो यहां पे देखो येलो कलर का जो पीरियड है वो पीरियड कौन सा है, वहां पे वो एक्ट आ तो गया है लेकिन इन फोर्स है क्या, नहीं है। इन फोर्स है क्या, नहीं है। कमेंस हुआ है क्या, नहीं हुआ है। यानी कि ये पीरियड में मान लेते हैं, अभी ये पीरियड में मान लेते हैं 2 इश्यूज है। कितने इश्यूज है, 2। उस पीरियड में अगर कोई रूल्स एंड ऑर्डर्स गवर्नमेंट ने बनाए, मान लेते हैं कंपनीज एक्ट को पास किया गया 1 अप्रैल को एंड उसका कमेंसमेंट डेट था 1 जुलाई, लेकिन 1 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच में कंपनीज रूल्स 2013 आ गए, गवर्नमेंट ने लाए उसको। सो उसका क्या होगा, वो एनफोर्स हो जाएंगे क्या, अरे बाप रे एक्ट एनफोर्स हुआ नहीं है अभी भी, रूल्स ऑर्डर्स नोटिफिकेशन एनफोर्स हो जाएंगे क्या, ये क्वेश्चन आता है। दैट इज इशू नंबर 1। एंड इशू नंबर 2 में देयर आर 3 डिटेल वाले पॉइंट्स, वो देखते हैं। सो यहां पे सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूं।
वो जो लेफ्ट हैंड साइड, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में 3 इशू लिखे हैं ना, वो पास हो जाएंगे। अगर वो यहां पे येलो पीरियड में ये अगर 3 इशू आए हैं तो वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। एंड रूल्स ऑर्डर्स अगर आए हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। वो एप्लीकेबल कब हो जाएंगे? फ्रॉम 1 जुलाई। फिर से एक बार, 1 अप्रैल को एक्ट आया, 1 अप्रैल को पास हुआ, 1 जुलाई को कमेंस हुआ। उस बीच के पीरियड में कुछ रूल्स एंड ऑर्डर्स आए तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे क्या? एक्टिवेट नहीं होंगे। वो एक्टिवेट कब होंगे? जब वो एक्ट कमेंस हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई। एंड वहां बीच के पीरियड में ये 3 इश्यूज आए। सर 3 इश्यूज कौन से? बताता हूं। ये 3 इश्यूज आए तो वो 3 इश्यूज उसी दिन, जिस भी दिन ये आया है ना, उसी दिन से वो एक्टिवेट हो जाएंगे। सर यानी कि एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा ये 3 इश्यूज। सर कौन से ये 3 इश्यूज? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलो जी, a power is conferred to make rules, bylaws, issues order with respect to application of the act or regulation। ये एक्ट कब से अप्लाई होने वाला है? ये एक्ट कब से अप्लाई होने वाला है? या फिर इस एक्ट के इतने सेक्शन इस दिन से अप्लाई होंगे। जैसे कि कंपनीज एक्ट स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट हुआ था, 100% एक दिन में आया नहीं था, थोड़ा थोड़ा नोटिफाई होते गया। तो अगर ऐसे नोटिफाई करने का अगर सेक्शन आया, बीच में रूल आया, अमेंडमेंट आया, ऑर्डर आया, तो फिर वो उसी दिन एप्लीकेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इशू नंबर 2, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी कोड। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट है, पास हुआ है, कमेंस हुआ नहीं है, पास हो गया है, पास हुआ है, कमेंस हुआ नहीं है अभी भी। ये जो बीच वाला पीरियड है ना, इस पीरियड में यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि कंपनीज एक्ट के रिलेटेड अगर कुछ भी झगड़ा होता है, देन ट्रिब्यूनल यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी के पास चार्ज चला जाएगा। यानी कि आप फैमिली कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाके झगड़े नहीं कर सकते, आपको केस कहां पे लड़नी पड़ेगी? एनसीएलटी के पास जाके। सो दैट पर्टिकुलर प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डे इट वाज पास्ड। सिंपल है, एंड ये कॉमन सेंस वाला भी पॉइंट है। तो यहां पे एंड लास्ट वाली चीज, टू द पर्सन्स बाय हुम और द टाइम व्हेन द प्लेस वेयर द मैनर इन विच द फीस फॉर विच एनीथिंग इज टू बी डन अंडर द एक्ट और रेगुलेशन। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए अगर कुछ प्रिस्क्राइब्ड फी दी गई है, उसका अगर प्रोविजन आया है, then that provision itself will be applicable from that day itself। कभी कभी क्या होता है, अगर यहां पे इस पर्टिकुलर दिन पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि यहां पे 5,000 रुपीज विल बी द चार्जेस, एंड वहां पे किसी व्यक्ति ने भर दिए, इट विल बी डीम्ड कि उसने वो प्रोविजन को फॉलो कर दिया, भले ही एक्ट कमेंस हुआ नहीं है तभी भी। फिर से एक बार, यहां पे 3 इश्यूज कौन से? जो 3 इश्यूज कौन से? वो जो उसी दिन एप्लीकेबल हो जाएंगे, आपको कमेंसमेंट तक रुकना नहीं है। जिस दिन आया, इन द पीरियड ऑफ द डे इट वाज पास्ड टिल द पीरियड इट वाज कमेंस्ड। सी कमेंसमेंट के बाद में तो 100% सारी चीजें अप्लाई होगी, लेकिन ये जो बीच वाला जो पीरियड है ना, वहां पे कौन सी 3 चीजें अप्लाई होगी? पहला, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन। दूसरा क्या है बच्चों? कोर्ट और अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया है टू लुक आफ्टर दैट रेगुलेशन। एंड तीसरा, फीस और चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सन एट पर्टिकुलर प्लेस, वो भी चीजें अप्लाई हो जाएगी। इट विल बी कंसिडर्ड कि वो लॉफुली की गई है। तो यहां पे ये 3 चीजें उसी दिन से अप्लाई हो जाएगी। बाकी के सारे दुनिया भर के रूल्स ऑर्डर्स वो कब से अप्लाई होंगे? दोज विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दैट इज 1 जुलाई 2013। ये एग्जाम्पल बताया। चलो जी, अभी सेक्शन नंबर 24, दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर्स इशूड अंडर एनैक्टमेंट्स रिपील्ड री एनैक्टेड। क्या है सर? चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, सारे टेक्निकल एग्जाम्पल्स दे रहा हूं,
सारे आपके लॉ के एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, घटिया एग्जाम्पल्स नहीं है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो। तो यहां पे चलो मान लीजिएगा कंपनी, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, ये भी आपको आंसर आ जाएगा। पहले था अपना कंपनीज एक्ट 1956। जैसे कि आपको पता है आपके सिलेबस में कंपनीज एक्ट 2013 के रिलेटेड कंपनीज रूल्स भी है, 2014 है, 15 है, 20 है, अलग अलग साल में रूल्स आते हैं नए नए। तो जैसे कि वो रूल्स थे तो वैसे ही 1956 के द्वारा भी लाए गए ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, स्कीम्स, रूल्स ऑफ 1956 थे, बराबर। लेकिन बाद में कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील किया गया। अभी रिपील क्या है ये लास्ट सेशन में हमने देख लिया, यानी कि उसको खत्म किया गया। रिपील कैसे किया गया? बाय एनेक्टिंग द अनदर एनेक्टमेंट, बराबर। यहां पे एक नया एक्ट लाके उसको रिपील किया गया। कंपनीज एक्ट 2013 का जन्म हुआ, क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 को मारा गया, बराबर। तो यहां पे व्हाट अबाउट उसके बच्चे? 1956 एक्ट को तो मारा गया, 2013 आ चुका है, लेकिन उसके जो बच्चे थे ना अभी, वो तो वारस बेवारस घूम रहे। नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम्स, रूल्स ऑफ 1956। सो क्या करेंगे? जस्ट अप्लाई कॉमन सेंस, जस्ट अप्लाई कॉमन सेंस, आंसर मिल जाएगा। दे विल बी कंटिन्यू विद द एक्ट ऑफ 2013। दे विल कंटिन्यू, यानी कि 1956 में अगर कोई स्कीम दी गई है, 1956 में अगर कोई स्कीम दी गई है, इट विल बी कंटिन्यू विथ 2013। स्कीम, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर अगर कोई आया है, इट विल हैव अ इफेक्ट ऑफ 2013। अभी आप बोलोगे सर सच में, तो मतलब 2013 क्यों बनाया फिर? रुको जरा, कॉमन सेंस अप्लाई करो। दे विल कंटिन्यू विथ 2013 अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन 2013। सर इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं अभी आपको एक प्रोसेस है जहां से अगर आपको कंपनी, अगर मान लेते हैं आप वो रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस, रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, जहां पे प्रेफरेंस शेयर अपना स्टेक थोड़ा सा कम कर देते हैं, मतलब वेव ऑफ कर देते, क्रेडिटर्स वेव ऑफ कर देते हैं, एंड उनको आइदर प्रेफरेंस शेयर या फिर इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। बैंक वाले भी कुछ छोड़ जाते हैं, मतलब हमारा लोन अभी आप चुका नहीं पा रहे हो तो चलो भूल जाते हैं, वेव ऑफ। तो यहाँ पे जो रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स होती है, अर्लियर इट वाज विथ 1956, अर्लियर इट वाज विथ 1956, बट राइट नाउ 2013 एक्ट आ गया। अभी एक्ट आने के बाद इसके पास रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम ऑफ 2013 नहीं था, तो फिर कौन सा उठाना है? उठाओ ये। लेकिन मान लेते हैं 2015 साल में रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम 2015 को लाया गया, कौन सा इस्तेमाल करना है? फिर 1956 भूल जाओ। सो अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द न्यू एनेक्टमेंट। तो यहां पे बाद में अगर उसको प्रोसेस आया है तो उस प्रोसेस को इस्तेमाल करो। सिंपल है कि नहीं? कॉमन सेंस है। चलो सेक्शन देखते हैं। वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन इज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट रिपील्ड और री एनेक्टेड, यानी कि अपना एग्जांपल 56 गया, 2013 आया, विथ और विदाउट मॉडिफिकेशंस, देन अनलेस इट इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, unless it is otherwise expressly provided, any appointment, notification, order, scheme, rule, bylaw made or issued under the repealed act, उस एक्ट ने दिए गए बहुत सारे स्कीम, सर्कुलर्स, they will continue in force and deemed to have been made or issued under notification under the act so re-enacted, यानी कि वो कंटिन्यू होंगे री एनेक्टेड हुए एक्ट के साथ। यानी कि 1956 के ये सारी चीजें, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, सर्कुलर, ये सारे 2013 दैट इज एनेक्टेड, री एनेक्टेड एक्ट, उसके साथ मर्ज हो जाएंगे अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड। चलो अभी वन मोर अरे किधर गए? चलो इस सेक्शन का एक दूसरा पार्ट है। पहले एग्जाम्पल बताता हूं, लॉ का ही एग्जाम्पल है, उसके बाद में हम उस टेक्निकल सेक्शन को देखेंगे।
ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कवर हो चुका है। चलो अभी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन। यू नो गवर्नमेंट अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो मेयर होता है उसका एक ज्यूरिसडिक्शन रहेगा, जैसे कि अगर कोई पुलिस कमिश्नर है उसका एक ज्यूरिसडिक्शन रहेगा, जैसे कि आपको सुशांत सिंह राजपूत में वो सीबीआई को डिमांड कर रहे थे, सो सीबीआई वर्क्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है सीआईडी डिपार्टमेंट, दैट इज क्राइम ब्रांच, बराबर। सो ये अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। तो यहां पे देखिएगा एक नोटिफिकेशन आया, सॉरी एक ओरिजिनल एक्ट है जिसमें यह दिया गया है कि नॉर्मल पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट ड्रग्स केस। ड्रग्स के रिलेटेड केस है, नार्कोटिक्स रिलेटेड केस है, एंड उसको डील करने का अधिकार किसके पास है? नॉर्मल पुलिस को है, पुलिस इंस्पेक्टर के पास है। जो भी उस एरिया का इंस्पेक्टर होगा ही कैन हैंडल द केस रिलेटेड टू ड्रग्स, जैसे वो चोरी डकैती या फिर खून खराबा उसका हैंडल करते हैं वैसे। लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट आया, ये था पॉइंट नंबर 1, ये आपका आएगा लाइन नंबर 1 ऑफ द प्रोविजन। उसके बाद में एक दूसरा लाइन लिखा है, उसका एग्जांपल ये है, नॉर्मल पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट, ओनली नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट कैन इन्वेस्टिगेट। अगर आपने फोर्स मूवी देखा है जॉन अब्राहम का, तो फोर्स पार्ट 1, तो वहां पे ही इज अ नार्कोटिक्स ऑफिसर। इट इज अ पार्ट ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट ओनली, बट इट वर्क्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली। तो वहां पे दैट केस शैल बी ट्रांसफर टू हुम? नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट। नॉर्मल पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार नहीं है। सो ओरिजिनल सेक्शन ये बोल रहा था, उसको रिपील करके ये नया वाला पार्ट लाया। अभी हुआ क्या, इसका कंक्लूजन क्या आएगा? नॉर्मल पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट। सबसे पहले नॉर्मल पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट, उसको रिपील किया गया दूसरे इनएक्टमेंट ने। दूसरा इनएक्टमेंट क्या बोला? ओनली, यहां पे इसको निकाल देता हूं, यहां पे इनएक्टमेंट क्या आया? ड्रग्स केस ओनली नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट कैन इन्वेस्टिगेट। सो पहले ये प्लस था, फिर ये माइनस आया, अरे फिर ये माइनस आया, तो यहां पे अभी क्या हो गया फिर? नॉर्मल पुलिस, इसका कंक्लूजन क्या आएगा? नॉर्मल पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट, यही लिखा है टेक्निकल सेक्शन में। चलो टेक्निकल सेक्शन पढ़ते। वेयर एनी सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन विच बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 5 और सबसेक्शन और सेक्शन 5A of the Scheduled District Act 1874, this act talks about particularly jurisdictions, or any like laws has been extended to any local area। तो किसी एक्ट के अंदर किसी ज्यूरिस अथॉरिटी को ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है, एंड बाद में हैज बाय अ सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन, जैसे वो ड्रग्स का केस नार्कोटिक्स वाला देखेगा, बीन विड्रॉन फ्रॉम द री एक्सटेंडेड टू सच एरिया और पार्ट देयर ऑफ, then the provisions of such act or regulation shall be deemed to have been repealed and reenacted in such area or part within the meaning of this section। तो इसको अगर आपने पढ़ा, पहला पुलिस को अथॉरिटी दिया गया, बाद में एक नोटिफिकेशन आया जिसमें किसी और प्रोविजन को लिखा गया, उसकी वजह से ये ऊपर वाली चीज नलीफाई हो गई, एंड वहां पे कंक्लूजन क्या आया? नॉर्मल पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट। तो ये इतना बकवास था, इसमें दम नहीं है, दम है इस वाले में। दिस इज रिलेटेड टू योर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस। चलो जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 24। अभी बढ़ते हैं लास्ट वाले सेक्शन की सीरीज, जो बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। इतना सिंपल आपने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं होगा कुछ। सो सेक्शन 25 से लेके सेक्शन नंबर 30, स्टार्टिंग विथ सेक्शन नंबर 25, दैट इज रिकवरी ऑफ फाइन। चलो एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, बहुत मजा आएगा सुन के, थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाएगा। चलो जी, यहां पे मैंने एक सिचुएशन क्रिएट किया है, टेक्निकल ही एग्जाम्पल है, घटिया एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। सो ये जो व्यक्ति है ना यहाँ पे, ये अदर एक्ट से, कंपनीज एक्ट, कंपटीशन एक्ट, आरबीआई, सेबी, वॉट एवर, अलग दुनिया भर के एक्ट से, ठीक है ना। यहां पे इसको मैंने क्या बोला? अदर एक्ट्स।
एंड मैंने शुरुआत के सेशन में क्या बोला था कि जब कभी भी अदर एक्ट्स को जरूरत लगती है तो ओनियन किससे मांगा जाता है? जनरल एक्ट से। यानी कि कॉमन डेफिनेशन अगर किसी स्पेसिफिक एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, इट विल टेक अ डेफिनेशन फ्रॉम जनरल क्लॉज एक्ट, बराबर। यानी कि ओनियन किससे मांगा जाएगा? जनरल क्लॉज एक्ट से। तो यहां पे देखिएगा, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फाइन, रिकवरी, वारंट इशू करना एंड एग्जीक्यूट करना। जैसे कि वो अगर किसी ने गलती किया है, उस व्यक्ति के ऊपर वारंट इशू करना, तभी जाके उसके घर में आप एंटर हो सकते हो उसको पकड़ने के लिए। अनलेस एंड अनटिल दैट वारंट इज नॉट इशूड, पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट। सो आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि पुलिस के पास सर्च वारंट है क्या, पहले पूछते, चोर पूछते सर्च वारंट है क्या तेरे पास, चल निकल यहां से, हाउ कैन यू टच मी, यू कैन नॉट इवन टच मी, निकल यहां से, पहले वारंट लेके आ। एंड वो क्लेवर पुलिसमैन क्या होता है, वो पहले मैजिस्ट्रेट के पास, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाके पहले वारंट लेता है एंड फिर वो चोर के घर में घुसता है या फिर मर्डरर के घर में, बराबर। एनीवेज, सो दीज वर्ड्स जैसे कि फाइन्स, रिकवरी, वारंट, ये हमने कंपनीज एक्ट में भी वर्ड्स देखे। फाइन वगैरह तो देखा ही है, सेबी में वारंट वगैरह भी देखोगे। इवन आप इनकम टैक्स के सीए फाइनल के सिलेबस में आप वारंट शब्द का इस्तेमाल बहुत बार देखोगे। इन सेक्शन 143, 144, 147, 153A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मुझे अभी भी याद है क्योंकि बहुत मैंने पढ़ाई किया था इनकम टैक्स एक्ट का। तो वहां पे सर्च एंड सीजर प्रोसीजर दिया है, स्क्रूटिनी असेसमेंट दिया है। तो जब कभी भी इनकम एस्केपिंग होता है असेसी का, तो वहां पे सर्च एंड सीजर, जैसे कि आपने अजय देवगन का वो मूवी देखा होगा ना, रेड, जहां पे वो रेड मारता है, पूरा बंगलो फोड़ देता है वो विलन का, बराबर। सो दैट वारंट, रिकवरी, फाइन्स, इस वर्ड्स का मीनिंग अगर किसी स्पेसिफिक एक्ट, ये देखो ये इंसान मतलब क्या है, एक्ट से, वो उनको अगर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, दे शैल टेक ओनियन फ्रॉम होम, जनरल क्लॉज एक्ट। अभी यहां पे देखो, स्टेप नंबर 1 में इन्होंने बोला ओनियन दे दो, फिर जनरल क्लॉज एक्ट 1897 ये क्या बोला, मेरे पास नहीं है। अभी सबसे पहली बार देखो, अभी तक आपने देखा सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 13, जहां पे हमने बहुत सारे डेफिनेशन, एज वेल एज सेक्शन नंबर 3, बहुत सारे डेफिनेशंस हमने देखे थे, वहां पे ऑल ऑफ देम वेर ओनियंस। लेकिन यहां पे पहली बार जिंदगी में जनरल क्लॉज एक्ट परेशान हो गया, ये बोला मेरे पास तो नहीं है भैया, मेरे पास ना फाइन का डेफिनेशन है, ना वारंट का डेफिनेशन है, ना रिकवरी का डेफिनेशन है, क्या करे। तो यहां पे जनरल क्लॉज एक्ट ने उसके एक भाई को बुलाया, उसके भाई को बुलाया, उसका भाई कौन है आईपीसी सीआरपीसी, तेरे पास ओनियन है क्या? वो बोला यस मेरे पास ओनियन है। इन सेक्शन नंबर 63 अप टू सेक्शन नंबर 70 ऑफ द आईपीसी एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये बोला जाता है कोड लेकिन है तो वो एक्ट सी। सो आईपीसी एंड सीआरपीसी, उसके पास वो ओनियन मिला। तो यहां पे जनरल क्लॉज एक्ट में तो ओनियन है नहीं, लेकिन मेरा कस्टमर तो मेरे पास आ चुका है मेरे दरवाजे पे, तो मैं क्या बोला, मेरे पास ओनियन नहीं है, रुक मैं इससे उठा के देता हूं। तो यहां पे देखो, यहां से ओनियन उठाया, ओनियन लिया एंड फिर उसको घुमा के फिर यहां पे उसको ओनियन दे दिया। मतलब जनरल क्लॉज एक्ट ने ओनियन किसको दे दिया? बाकी के सारे एक्ट्स को। कहां से उठाया? आईपीसी एंड सीआरपीसी। तो यहां पे देखो उसी प्रकार से सेक्शन का ड्राफ्टिंग है। सेक्शन 63 to 70 ऑफ आईपीसी एंड प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, जो भी ईयर रहेगा उस ईयर में जो भी एप्लीकेबल चीजें होगी वो, इन रिलेशन टू इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स फॉर लेवी ऑफ फाइन्स। अगर वारंट्स इशू करना है, फाइन चार्ज करना है, देन कौन सा सेक्शन 63 से लेकर 70 ऑफ आईपीसी एज वेल एज द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी शाल अप्लाई। बाप रे, जनरल क्लॉज एक्ट क्या बोलता है? अगर किसी भी लेजिस्लेशन में फाइन, रिकवरी, वारंट, इसका मीनिंग उठाना है तो मैं मीनिंग नहीं दूंगा, मैं बोल रहा हूं इंडियन पेनल कोड सीआरपीसी का सेक्शन सो एंड सो, इसका मीनिंग उठाओ। मेरे पास ओनियन नहीं है लेकिन इसके पास है, इसको उठाओ।
shall apply to all fines imposed under any act, rules, regulations, bylaws unless it contains an express provisions to the contrary। इसका मतलब क्या है, उस स्पेसिफिक एक्ट में अगर फाइन वारंट को स्पेसिफिकली एक्सप्रेस किया गया है तो वो उठाइएगा। मतलब ओनियन की जरूरत नहीं है तो क्यों ले रहे हो भैया सीआरपीसी आईपीसी से, लेकिन जरूरत है तो फिर क्या करो, जीसीए नहीं देगा, जनरल क्लॉज एक्ट नहीं देगा, कौन देगा, आईपीसी सीआरपीसी। ये किसने कहा, जनरल क्लॉज एक्ट ने कहा। आई होप इट इज अंडरस्टूड। चलो, तो ये था कौन सा वाला सेक्शन, सेक्शन नंबर 25। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 26, प्रोविजन एज टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर 2 और मोर एनएक्टमेंट्स। वाह, आपने कांड ऐसे किया है कि आपको एक एक्ट के अंडर पनिशमेंट नहीं हो रही है, मल्टीपल एक्ट्स के अंडर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फॉरेन एक्सचेंज, आपकी कंपनी है एंड आपने मनी लॉन्ड्रिंग कर लिया, फॉरेन एक्सचेंज का ब्लैक मनी यहां से रूट करने की कोशिश किए, हवाला ट्रांजैक्शन किए, सो आपकी कंपनी के ऊपर आपके कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 447 फ्रॉड का केस लगेगा। से अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के इसमें भी फ्रॉड का सेक्शन है, कंपनी अगर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन कर रही है तो वहां पे भी आ जाएगा। ऐसे कंपनी को डीलिस्ट किया जाता है फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। डीलिस्ट मतलब क्या, उतार के फेंक दिया जाता है, उसके उस दिन के बाद आपकी कंपनी उस स्टॉक मार्केट में डील नहीं कर सकती। उसके बाद आरबीआई भी आपकी बैंड बजाएगा। ऐसे जो भी पनिशेबल व्यक्ति रहेंगे उनके ऊपर एक्शन क्लेम हो जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल एक्ट्स के अंडर आपकी अगर बैंड बजी है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर मैं हूं वो झोलर, आई एम दैट झोलर पर्सन, सेबी बोल रही है तेरे ऊपर 14 ईयर्स जेल, कंपनीज एक्ट बोल रहा है 7 ईयर्स रिगरस इंप्रिजनमेंट। उसके बाद ये कौन सा एक्ट बचा, कंपनीज एक्ट बोल रहा है, नहीं कंपनीज हो गया ना, आरबीआई एक्ट बोल रहा है 14 ईयर्स रिगरस इंप्रिजनमेंट प्लस 2 करोड़ फाइन। एग्जाम्पल, बाप रे 14 प्लस 14 प्लस 7, अरे मतलब उम्र भर में जेल में ही, अरे बाप रे। ये तो ठीक है भैया, मान लेते कि आपने 7-8 एक्ट तोड़ दिए एंड हर एक में एक्ट में 7 साल या फिर फाइन अगर आपने ले लिया तो वहां पे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसे करोड़ करोड़ मिला के 100-200 करोड़ हो गए। तो चलो, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ ईयर्स। द क्वेश्चन अराइजेस, जो चीज के लिए आपको एक एक्ट में सजा मिल रही है, क्वेश्चन अराइजेस उसके लिए आपको दूसरे एक्ट्स में भी सजा मिल सकती है क्या। तो यहां पे लॉ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दे रहा है। देखो, वेयर एन एक्ट और ओमिशन, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, आपने घर में कुछ कांड कर दिया, आपके बड़े भाई ने सबसे पहले आपकी पिटाई की, बड़ा भाई घर पे था, उसने देखा आप कुछ हरकत कर रहे थे गंदी, मार खाया आपने अच्छे से तगड़े से, फिर भाई घर से चला गया दोस्तों के साथ घूमने के लिए, फिर मम्मी आई, मम्मी ने झाड़ू से मारा, चलो जी मम्मी खाना बनाने के लिए चली गई, उसके बाद पापा आए, ओ माय गॉड, अभी तो मतलब बर्तन या फिर जो भी उनके सामने चीज दिखेगी उससे धोया आपको। यहां तक नहीं रुके, आपके घर में आपकी प्यारी दादी है जिसके हाथ में तो जान नहीं है, लेकिन वो भी आपको ऐसे धीरे धीरे मारने की कोशिश कर रही है। यानी कि जो हरकत के लिए आपको एक चीज से सजा मिल चुकी है, क्वेश्चन अराइजेस मल्टीपल अथॉरिटी से सजा मिलेगी क्या। इसका आंसर एक लाइन में देता हूं, अथॉरिटी से सजा नहीं मिलेगी, लेकिन मल्टीपल कोर्ट्स में यहां पे उसके ऊपर केस चल सकता है। जैसे कि कंपनीज एक्ट के रिलेटेड आपका एनसीएलटी में कांड अगर किया है तो एनसीएलटी में चल सकता है। अगर आपने कुछ क्राइम किया है, सो अंडर आपका सिविल कोर्ट या फिर आपका क्रिमिनल कोर्ट जो होता है वहां पे भी आपके ऊपर ट्रायल चल सकता है। यानी कि ट्रायल चल सकता है मल्टीपल जगहों पे, लेकिन सजा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से मिल जाएगी। एक जगह पे सजा मिल गई तो उसके बाद में दूसरा वाला कोर्ट उसके ऊपर सजा नहीं दे सकता। यही था, वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर 2 or more enactments, the offender shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of those enactments. Under either or any of those enactments मतलब क्या, all of the enactments नहीं है, either or, ये या फिर वो।
बट शाल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। पनिशमेंट कोई भी दे सकता है कोर्ट, लेकिन एक ही कांड के लिए हर एक जगह डबल डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगा। एक जगह चोरी किया, दूसरी जगह चोरी किया, सो दो बार सजा नहीं होगी, चोरी की सजा एक ही बार होगी। चलो जी, सो ये था सेक्शन नंबर 26। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 27, मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। सर ये भी पढ़ाने की चीज है। बहुत सारी जगहों पे आपने कंपनीज एक्ट में देखा होगा कि द नोटिस शैल बी सेंड बाय पोस्ट, सर्विस बाय पोस्ट, सर्विस बाय पोस्ट। सर उसका मतलब क्या है? टेक दिस ओनियन, where any legislation or regulation requires documents to be served by post, to be served by post, then unless different intention appears, यहां पे देखो ये 3 पॉइंट्स लिखने पड़ते अगर क्वेश्चन आया तो। that document shall be deemed to be effected by properly addressing, वो डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए। प्री पेइंग मतलब जो पर्सन सेंड कर रहा है उसने ही भरना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को भरने की जरूरत नहीं पड़े। एंड पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, यानी कि रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू। इसका मतलब क्या है? जिस टाइम पे वो रिसीव होता है ना सामने वाले के यहां पे, वहां पे उसका सिग्नेचर लिया जाता है कि हाँ भाई मुझे रिसीव हुआ है। एंड ये वाला पोस्ट थोड़ा सा महंगा होता है, मतलब पोस्ट वैसे सस्ता ही होता है, लेकिन एज कंपेयर टू नॉर्मल पोस्ट ये थोड़ा सा महंगा होता है। तो यहां पे एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि हाँ भाई यहां पे इसको मिल गया। ओके, ये थे 3 पॉइंट, एड्रेस, प्रीपे एंड रजिस्टर्ड पोस्ट, 3 पॉइंट। अभी आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लेटर कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट्स टू हैव बीन इफेक्टेड एट द टाइम एट विच लेटर वुड बी डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। इसका मतलब क्या? कितने दिनों में मिल जाना चाहिए तो मान लिया जाएगा कि सर्विस बाय पोस्ट पूरा हुआ? ऑर्डिनरी नंबर ऑफ डेज। मैं पुणे से लेके मुंबई कुछ भेज रहा हूं, सो मे बी 2 और 3 डेज मान लिए जाते हैं ऑर्डिनरी डेज। मैं पुणे से लेके दिल्ली भेज रहा हूं, मान लेते 7 दिन समय लगता है ऑर्डिनरीली। मान लेते कश्मीर से भेजा है कन्याकुमारी, तो मान लेते 10 दिन ऑर्डिनरीली लगते। सो जितने भी ऑर्डिनरी नंबर ऑफ डेज लगेगा उतने समय में अगर आपने भेज दिया, मतलब वो सामने वाले को मिल गया, इट विल बी ट्रीटेड एज आपने भेजा है, इट विल बी ट्रीटेड आपने सही प्रकार से भेजा है। सो ये था आपका सर्विस बाय पोस्ट। 3 पॉइंट, एड्रेस, प्रीपे एंड रजिस्टर्ड, एंड 4th इज ऑर्डिनरीली जितने नंबर ऑफ डेज लगते हैं दे शैल बी कंसिडर्ड। चलो, एक बहुत ही सादा सिंपल सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 28, दैट इज साइटेशन ऑफ एनैक्टमेंट। हमेशा मैं बोलता हूं ना, साइटेशन दो। साइटेशन यानी कि क्या? कोट करो, रेफरेंस दो। तो यहां पे साइटेशन ऑफ एनैक्टमेंट के बारे में बात चल रही है। जैसे कि हमने पिछले ही सेशन में एक एग्जांपल देखा था, इनकम टैक्स के बुक प्रॉफिट में आपको बताया गया था कि कंपनीज एक्ट 1956 का बुक प्रॉफिट का डेफिनेशन रेफर करो। सो ये जो लिखा गया था उसको बोलते हैं साइटेशन करना। एक एक्ट में बोला गया है साइटेशन ऑफ अनदर एनैक्टमेंट इन द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 115JB of the Income Tax Act 1961, it is referred that you shall refer the provisions of the Companies Act 1956 for the sake of definition of book profit. तो इसको बोलते हैं साइटेशन ऑफ एनैक्टमेंट। तो ये साइटेशन कैसे होता है? 2 प्रकार से, टाइटल और शॉर्ट टाइटल। लॉन्ग टाइटल दिया, जैसे कि वो बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं ना, मैंने ये आपको बताया था ना, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल क्या होता है इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट लेक्चर। तो आइदर लॉन्ग टाइटल यूज किया चलेगा, शॉर्ट टाइटल यूज किया तो भी चलेगा, या फिर कभी कभी आप किसी सर्कुलर या अमेंडमेंट या नोटिफिकेशन को अगर साइटेशन दे रहे हो, मतलब किसी एक्ट के सर्कुलर का रेफरेंस अगर मुझे देना है तो वहां पे नंबर होता है उसका, जैसे कि ऑफिशियल गैजेट नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो, तो वहां पे नंबर एंड ईयर्स देयर ऑफ, इसको भी आप मेंशन कर सकते हो। तो वहां पे वो यूजुअली सर्कुलर नोटिफिकेशन, उसमें एक्ट का जिक्र नहीं होता, वहां पे नंबरिंग किया जाता है। तो आइदर एक्ट का शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल एंड या फिर नोटिफिकेशन नंबर, ईयर, यह अगर आपने दिया इट इज सफिशिएंट, इट इज सफिशिएंट, इतना ही बोला है, बाकी कुछ भी नहीं बोला है। तो वहां पे कंक्लूजन क्या आएगा? अगर इनकम टैक्स ने बोला है
कि साइटेशन दिया है कंपनीज एक्ट का, तो भैया जी उसका मतलब यह निकालना है कि इनकम टैक्स का वो बुक प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट को रीड करने के टाइम पे मीनिंग कहां से उठाना है, उसका उठाना है। सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें। सो यहां पे देखो साइटेशन मतलब क्या, कोट करना या फिर रेफरेंस देना। चलो अभी उसके बाद में सेविंग फॉर प्रीवियस एनैक्टमेंट्स रूल्स एंड सेविंग फॉर प्रीवियस एनैक्टमेंट्स रूल्स एंड बाय लॉज। चलो यहां पे देखो सिंपल कंक्लूजन दे देता हूं, सेक्शन खत्म हो जाएगा। डू नॉट यूज ओनियन, डू नॉट यूज ओनियन, ओनियन कौन सा, आफ्टर 1897 एनैक्टमेंट, जो अपना जनरल क्लॉज एक्ट 1897 सॉरी हाँ 1897 जो आया है, उसके बाद में अगर कोई एक्ट कमेंस हुआ है तो वहां पे जनरल क्लॉज एक्ट का ओनियन इस्तेमाल मत करो। कब मत करो, इफ एनी लॉ इज स्पेसिफिकली मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई स्पेसिफिकली चीज आई है, ओनियन इस्तेमाल मत करो, वही इस्तेमाल करो, खत्म, इतना ही था। तो ये था सिंपल मीनिंग इसका। एंड अभी जाते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, जिसके ऊपर एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। दैट इज सेक्शन नंबर 30, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू ऑर्डिनेंसेस। आपको पता ही है कि जो एग्जीक्यूटिव सॉरी जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, जहां पे सबसे पहले ड्राफ्ट बनाया जाता है बाय द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, उसके बाद में लोकसभा में वोटिंग, उसके बाद में राज्यसभा में वोटिंग, एंड उसके बाद में फाइनली प्रेसिडेंट सर का सिग्नेचर। दिस इज हाउ एनी एक्ट इज पास्ड इन इंडिया। ये था अपना लेजिस्लेटिव ऑर्गन। बट इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई एक्ट अभी के अभी लाना है, मुझे एक ही दिन में एक रात में लाना है, तो कैसे ला सकते हैं, डायरेक्टली प्रेसिडेंट सर के घर में जाओ, ड्राफ्ट लेके उनको रिक्वेस्ट करो, सर बहुत अर्जेंट है। जैसे कि फार्मर्स प्रोटेक्शन बिल वॉज पास्ड इन द ईयर 2020, जिसके ऊपर घमासान प्रोटेस्ट हुए पूरे इंडिया में, लाइव एग्जाम्पल है अपने पास। तो ये जो सारे ऑर्डिनेंसेस है उसका लीगल एप्लीकेबिलिटी देखो। तो ये एक्ट ये सेक्शन क्या बोलता है कि ये जो ऑर्डिनेंसेस के द्वारा एक्ट जो पास हुए हैं वो भी अप्लाई हो जाएंगे, इतना ही है। In this act, the expression central act, wherever it occurs except section 5, the word act in clauses 9, 13, 25, 40, 43, 53, 54 of section 3 and in section 25 shall be deemed to include ordinances made and promulgated by, ये गवर्नर जनरल कब था रे, बिफोर इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश एरा। तो यहां पे तो वो ये इन शॉर्ट ब्रिटिश एरा का अगर उसमें कोई ऑर्डिनेंसेस पास हुए हैं विद द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर जनरल, या फिर जैसे इंडिया बना, कॉन्स्टिट्यूशन अपना इंप्लीमेंट हुआ, सो किसके पावर से, अंडर आर्टिकल 123 बाय द प्रेसिडेंट सर। तो ये अगर कोई ऑर्डिनेंसेस पास हुए हैं तो उसका मतलब हमें एक्ट का ही लेना है, यानी कि ऑर्डिनेंसेस के द्वारा जो कोई भी एक्ट आया है उन सभी के लिए जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में जो ओनियंस हमने देखे उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। दैट्स इट। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट अबाउट द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर ऑफ द स्टेट ने जो ऑर्डिनेंसेस पास किए गए हैं, तो उन ऑर्डिनेंस के लिए आप जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का मीनिंग उठा सकते हो क्या, ओनियन उठा सकते हो क्या? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। Why not? Why not? सिंपल आंसर है इसका, हमने शुरुआत में ही देखा था, जीसीए अप्लाइज टू ओनली सेंट्रल एक्ट्स एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होता है, ये गवर्नर जनरल नहीं है, यह अपने हर किसी स्टेट का गवर्नर है। सो महाराष्ट्र का गवर्नर अलग, गुजरात का अलग,
सो गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास ऑर्डिनेंस का पावर होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट लेवल एक्ट्स। सो उसके लिए अथॉरिटी नहीं है। तो अथॉरिटी नहीं है मतलब ये सेक्शन उस ऑर्डिनेंसेस के लिए अप्लाई नहीं होता, इतना ही है। सो ये था आपका सेक्शन नंबर 30। सो इस प्रकार से हमने सारे सेक्शन कवर कर लिए। इस सेशन में सभी इजी चीजें थी एंड जनरल नॉलेज वाली चीजें थी। चलो फटाफट जितने भी मैंने टेक्निकल एग्जाम्पल दिए हैं उसके स्क्रीनशॉट निकाल दो फटाफट, मतलब आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ने में बाद में बहुत आसानी होती है। चलो सबसे पहला सेक्शन नंबर 14 का यहां पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
So this was all about today's session. So this is how we have concluded the General Clause Act 1897. So thank you very much for listening so patiently. अभी आपको होमवर्क होगा कि जनरल क्लॉज एक्ट रिलेटेड सारे एमसीक्यू एंड सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे फ्रॉम द क्वेश्चंस बैंक. दैट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. ये नॉलेज लेना बहुत ही इजी था, लेकिन इसका राइटिंग प्रैक्टिस आपको जरूर करना पड़ेगा. मैंने मैक्सिमम जगह पे आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे लेवल के दिए हैं, मैक्सिमम जगहों पे सारे टेक्निकल एग्जाम्पल से उसको रिवाइज किया तो आपको सेक्शन रिवाइज हो जाएगा. लेकिन सेक्शन लिखना कैसे, इसके लिए तो राइटिंग प्रैक्टिस ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा ही. तो इसलिए क्वेश्चन बैंक जरूर सॉल्व करना, ये आपसे उम्मीद रखता हूं. ये एक्ट ऑलमोस्ट आपको 10 से 12 मार्क के वेटेज के लिए आने का चांस होता है. सो प्लीज उसको लूज मत कीजिएगा. ये बोनस मार्क्स आपके होंगे. अगर आपको 80 मार्क्स चाहिए देन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड द जनरल क्लॉज एक्ट, इट इज गोइंग टू बी द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यू. सो थैंक यू वेरी मच. लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.